हेलो छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। और इस समय हमारी जो जंग चल रही है, पहले चल रही थी जीडी की, अब चल रही है सीएचएसएल और एमटीएस के लिए और साथ ही बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो जो चैप्टर्स होंगे, जो जो टॉपिक्स होंगे, वो मुख्यतः कई सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा जो मुख्य बिंदु है वो सीएचएसएल और एमटीएस ही है और साथ ही पुलिस है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी परीक्षाएं होंगी जिसके लिए ये ठीक है मददगार होगा। अभी बेटा जीडी का पेपर चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के दिखाएं कि आपका पेपर कैसा चल रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे जो है 80 क्वेश्चंस में से 45, 50 या 55 अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर बताइएगा कि देखिए आप एक्यूरेसी पे बहुत भरोसा रखिए कि आप बेफालतू का तुक्का आप 80 के 80 कर देंगे, तो आप अगर बताइए आपके निगेटिव चले जाते हैं तो और भी कम हो जाएंगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, चीजों को सीखिए और चीजों को करिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अब हम बेसिकली क्या है, एसएससी में एक सबसे बड़ा जो परेशानी होती है, तो कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए खून के आंसू रुलाता है क्या, जिसका नाम है एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में भी जैसे मेंसुरेशन हमने पढ़ ली, आज जो बेसिकली बात होगी वो होगी ज्यामिति की। ठीक है, अब ज्यामिति का जब नाम लेते हैं तो यहां से कहानी हो जाती गड़बड़। क्यों? क्योंकि एसएससी की परीक्षा में आपके हर प्रकार के बच्चे बैठते हैं, जो जिनके पास मैथ होती है और जिनके पास मैथ नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ज्यामिति सीखेंगे और ज्यामिति का तो पहले क्या सीखेंगे, बेसिक, क्योंकि हमारी चीजें जो चलती हैं वो बेसिक से एडवांस चलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ज्यामिति। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्यामिति। ठीक है, यहां पर दो चीजें हैं, बहुत ध्यान समझिए, यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति। यहां पर बेसिकली चीजों के बारे में हमें सीखना है और हमें सबसे पहले समझना है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक। बेसिकली इसके अंतर्गत हम तो दो किस्सों की बात करेंगे, जहां पर हम किन किन की जो की बात करने वाले हैं मैं आपको बताऊं। सर यहां पर हम दो चीजों के मुख्यतः बात करेंगे। एक बात करेंगे सर यहां पर त्रिभुज की, यानी कि ट्रायंगल, और एक बात करेंगे सर हम वृत्त की, यानी कि वृत्त यानी कि सर्किल। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम बेसिक की, कि बेसिक क्या है। क्योंकि सर मुझे पता है कि ज्यामिति जब नाम आ जाता है, क्योंकि यहां पर आपसे कोण पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कोण कौन सा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन होती है। जीवा का नाम आता है, ठीक है, रेखाखंड की लंबाई आपसे पूछी जाती है। तो ये सारे शब्द रहते हैं, तो उसको कैसे आप करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेखा ये वो नहीं है जिनको मैंने देखा और जिसको आपने देखा, ये वो रेखा नहीं है, समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूं। ये रेखा हमारी ज्योमेट्री के अंदर है, ठीक है, जिसका नाम है लाइन। बोले सर जी लाइन लाइन भी तो लाइन मार रहे हो, हाँ ये भी नहीं है। रेखा और लाइन इसका मतलब है एक दूसरे के नाम है, एक को अंग्रेजी में बोलते हैं, एक को हिंदी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा क्या है, तो आप ये बोलेंगे सर दो न्यूनतम, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये मुख्यतः क्या होगी, एक रेखा कहलाएगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने बोला ना कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इन 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, अब हो सकता है ये दोनों बिंदु अनंत बिंदु हो, यानी कि अंत बिंदु हो। ठीक है, अनंत बिंदु होंगे। अगर ये दोनों बिंदु जो हैं, बेसिकली इसके बीच की जो रेखा है, इसको तो हम रेखा बोल देंगे, समझ गए अभी। लेकिन इनका ना थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। कैसे होगी देखते हैं। अगर ये बिंदुओं में क्या हो सकता है कि दोनों बिंदु आपके फिक्स हो सकते हैं, ये भी फिक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों बिंदु इनफाइनाइट हो सकते हैं, हो सकता है कि इनमें से एक फिक्स हो जाए और एक इनफाइनाइट हो जाए, हो सकता है ना। यहां पर ये कंडीशन बन सकती है, ये 3 चीजें बन सकती हैं
चलिए इसका मतलब क्या बोला मैंने कि हो सकता है कि दोनों फिक्स हो जाएं, ये भी फिक्स बिंदु है और ये भी फिक्स है, यानी कि अपनी जगह पर रुके हुए हैं। दो बिंदु अगर इस प्रकार से हो जाएं, ठीक है, तो यानी कि अंतः बिंदु हो गए, यानी कि अंत बिंदु हो गए, यानी कि इनफाइनाइट, जहां पर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन दोनों को। और एक ये हो सकता है कि भाई ये इस तरीके से हो सकता है। अब इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, ये तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो ये तो बेसिकली क्या है, ये एक रेखा कहलाएगी, अंत बिंदुओं पर रेखा, क्योंकि यहां पर ये चीजें हैं। अब इसको बोलेंगे हम रेखाखंड, इसको हम बोलेंगे रेखाखंड, जिसको आप बेसिकली सेगमेंट कहते हो। क्या कहते हो प्यारे बच्चों? सेगमेंट कहते हो। अब इसमें क्या है कि एक अंतः बिंदु होता है, एक अंतः बिंदु होता है, अंतः बिंदु का मतलब एक अनंत बिंदु होता है और एक फिक्स्ड बिंदु होगा। इसका मतलब ये कहलाएगी आपका क्या, ये कहलाएगी किरण, जिसको आप बोलते हो रे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या बोलते हो? रे। तो इसका मतलब क्या है कि रेखाखंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन है, ये एक रेखा है, तो उस पर अगर दो बिंदु हैं, उस पर जैसे अनंत बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? एक रेखा पर बिंदुओं की जो संख्या है, बिंदुओं की संख्या अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे मैंने यहां पर जैसे कोई रेखा है, अब यहां पर मैंने ये ए और बी लिख लिए, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रेखाखंड। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? रेखाखंड, यानी कि सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं बेसिकली, तो लाइन सेगमेंट, यानी कि उस रेखा पर भाग। जैसे अगर आप ये समझ लीजिए, ये एक लाइन है और इस लाइन पर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को ए से कर दूं और ये कर दूं, तो बेसिकली ये यहां से यहां तक जो होगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा रेखाखंड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये रेखाखंड हमारे सामने आ गया, और मैंने बोला जो एक किरण है। अब ध्यान समझिए, अब इसी के बीच में एक केस आ जाता है। क्या एक कंडीशन क्या है कि अगर, तो भुजा क्या कहलाती है? बहुत ध्यान से, तो हम किसको भुजा कहेंगे? अगर मैं ये बोलूं कि भुजा क्या होती है, यानी कि भुजा का मतलब है आम, आप बोलते हो ना आम, भुजा क्या होती है? तो बेसिकली क्या होता है, एक किरण की जो लंबाई होती है वह भुजा कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट, एक जो भी किरण होगी, एक किरण की लंबाई भुजा कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि ये लंबाई नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला कि आपको एक बिंदु तो दिखाना पड़ेगा या दो बिंदुओं के मध्य लंबाई होगी। तो जैसे आपने ये भुजा आ गई, अब जैसे यहां से लेके ये चीज है, ये एक भुजा है, जैसे आपने इसे ओ मान लिया और ये मान लिया ए, एक भुजा ये है, ये दो रे हैं। अब यहां से बेसिकली इसे बी मान लिया, तो ये ए बी क्या है, ओ बी के, ओ ए क्या है, ओ एक भुजा है, ओ बी क्या है, ये भी एक भुजा है ना, आम जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ओ ए भी एक भुजा है और ओ बी भी एक भुजा है प्यारे बच्चों। अब होगा क्या, इन दो भुजाओं के मध्य जो बनना है वो कहलाएगा कोण, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दो भुजाओं के मध्य बनने वाला, ठीक है, मध्य एक कोण निर्मित होता है, जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहां पर आगे जाकर देखेंगे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि ये एक वामाव्रत दिशा में होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, सही है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज कर देते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये रेखा है और आपने इसे ऐसे कर दिया और इस तरीके से ये है, तो ये बेसिकली कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है दक्षिणावर्त, क्या है बेटा, दक्षिणावर्त। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि जो थीटा है वो माइनस का होगा। तो इसीलिए कई कई जगह पर आपने ये देखा होगा जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं कि साइन माइनस के थीटा, ये शब्द देखे होंगे आपने कि साइन माइनस के थीटा, आपने शब्द पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको समझना है कि वो माइनस का थीटा क्यों लगाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने कोण की जो दिशा है वो बेसिकली क्या कर दी है, वो बेसिकली बदल दी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हमारे सामने एक केस आया जिसको बोलते हैं कोण, यानी कि एंगल। तो एंगल के बारे में हमने देखा कि एंगल यहां पर दो भुजाओं के मध्य, ठीक है, एक
ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं। मेरी बात समझ पाए? अब हम कोणों के आधार पर हम ये देखेंगे कि कोण किस किस प्रकार के होते हैं, किन किन को क्या बोलते हैं। जैसे न्यून कोण है, अधिक कोण है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल है, ठीक है, फिर आपका रिजु कोण है। इस प्रकार से हम चीजों के बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बीच में कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों कोणों के बारे में हमसे बात करते हैं, ठीक है, एग्जामिनर्स कुछ हो जो एंगल्स के बारे में हमसे पूछते हैं। अब आप कहोगे एंगल तो बारे में पता है ना, मैं इसकी बात नहीं कह रहा। अगर आपका एंगल, जैसे सबको पता है ये हमारा चतुर्थांश बनता है, यहाँ पर हम 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर हम 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर हम 180 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर हम 270 डिग्री लेते हैं, फिर यहाँ पर 360 डिग्री लेते हैं, लौट कर वापस आते हैं, यहाँ पर हम O ले लेते हैं। अब कंडीशन क्या है कि इन सबके बीच में कोणस बनेंगे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा कोण ऐसा बनता है, इस प्रकार का, या हम मान लेते हैं कि हमारा कोण इस प्रकार का बनता है, ठीक है, या हम मान लेते हैं कि हमारा कोण इस प्रकार का बनता है, तो इस प्रकार के कोण के बीच में चीजों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की चीजें हैं और उनको क्या कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोण, जैसे इसकी बात करें, ये A नंबर है, ये B नंबर है और ये C नंबर है, हमारे पास 3 कंडीशंस आई। तो अगर हम A नंबर की बात करें तो याद रखिएगा ये बन रही है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज्यादा है, ठीक है, 0 डिग्री से तो ज्यादा है बट 90 डिग्री से कम है। अच्छा, एक चीज और है भाई, 0 डिग्री को तो 0 लिखोगे, लेकिन इसको लिखते हैं 2 पाई, इसको π/2, इसको पाई, इसको 3 π/2, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यानी कि ये रेडियंस में होते हैं। और आप चीजों को समझिए, अगर कभी भी कोई हमारा कोण जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से अगर कम है प्यारे बच्चों, तो वो ऐसा कोण कहलाता है हमारा न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है। हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब अगर हमने कहीं पे लिख दिया है 0 और इस प्रकार से A है और ये B है, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बेसिकली क्या है? ये एक न्यून कोण है, न्यून कोण बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? एक एक्यूट एंगल है। अगर हम जब दूसरी बात करते हैं, जब हमारा क्या होता है कि भाई 180 डिग्री की अगर हम बात करें, जो हमारा कोण होता है वो 180 डिग्री की कंडीशन जो है वो 180 डिग्री से तो कम होगा, मतलब थीटा डिग्री, मतलब नापना तो, मतलब हर बार जो मेजरमेंट करना है वो यहीं से करना है, ठीक है। अगर कोई भी कोण हमारा होता है वो 0 डिग्री, मतलब सॉरी 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा बट 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में हम चीजों को देखेंगे, तो ऐसा कोण हमारा कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण, जिसको आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हो। जो आपके ये अमूमन जो टेट और सीटेट की परीक्षाएं होती हैं, और एसएससी में तो फिलहाल नहीं पूछते, लेकिन लैंग्वेज में इस चीज को देते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कोण क्या बनता है, जैसे इस प्रकार का कोई कोण हो, जैसे अब ये 120 डिग्री हो गया, तो जाहिर सी बात है यह 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। क्या है? 180 डिग्री से कम है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? एक ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगला आता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, यानी कि प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। अब यहां पर बेसिकली रिफ्लेक्सिव एंगल का क्या मतलब है कि जब आपका कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसा कोण कहलाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव एंगल, यानी कि जब ये इस तरीके से चीजें हो जाए और हम यहां पर कोई भी कोण बना लेते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि 210 डिग्री, 210 डिग्री 0 A B, तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं? ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल। अब कुछ हमारे जो कोण होते हैं वो हमारे आसन्न कोण होते हैं। कोई कौन से होते हैं? आसन्न कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण होते हैं क्या? आसन्न कोण हमारे कहलाते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, एंगल। अब बेसिकली एडजेसेंट एंगल क्या है? जैसे इस प्रकार से कोई भी कोण है, जैसे O A और ये B, इस प्रकार से। अब यहां पर मान लेते हैं θ1 है और ये θ2 है,
अब यहाँ पर दो कोण होते हैं जिनमें से जो ये भुजा है वो भुजा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब है कॉमन है, ठीक है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन बिटवीन टू एंगल्स। तो ऐसे दो कोण हमारे होंगे वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं। अच्छा, एक होते हैं हमारे ऋजु कोण। क्या होते हैं, ऋजु कोण। अब ऋजु कोण का मतलब ये है जो स्ट्रेट एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं जो बेसिकली क्या होंगे, जो बेसिकली जिनका मान बेसिकली 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है थीटा इक्वल टू, जो कैसे होंगे, जो यहाँ पर भी होंगे और यहाँ से। तो आप जब यहाँ से यहाँ तक चलोगे ओ ए और बी, तो इनके बीच में 180 डिग्री होगा। मेरी बात ध्यान समझिए। अब इसके बाद आप बात करते हो किसकी, आप बात करते हो समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण जो होता है वो उसका 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि 90 डिग्री अगर आपको बनाना है तो इस प्रकार से आपने 90 डिग्री बना दिया। तो ये दो मार्कर के बीच में क्या होगा प्यारे बच्चों, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरीके से आपका क्या बन गया, इस तरीके से ये 180 डिग्री बन गया। इस तरीके से आपका अधिक कोण बन गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों कौन सा बना, न्यून कोण बना। और इस तरीके से अगर हमने कोण बना दिया तो ये कौन सा कोण बन गया, रिफ्लेक्सिव एंगल बन गया। और अगर यहां पर ध्यान से समझो, अगर ये इस तरीके से कोण है और इस कोण के बीच में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एंगल है और ये बेसिकली कर देते हैं, तो एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा और इन दोनों ये कहलाएंगे आसन्न कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल हम इन्हें बोलते हैं। अब कुछ एंगल्स क्या होते हैं, एक कोण होते हैं पूरक कोण, एक होते हैं पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण होंगे जिनका मान बेसिकली क्या होता है कि दो एंगल्स होंगे जिनका मान बेसिकली क्या होता है 90 डिग्री बनेगा। जैसे ये होता है, जैसे समझ लो जिनका जो एंगल है, जैसे ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 का जो मान है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये 0 है ए बी और यहां पर बेसिकली हम लिख देते हैं 30 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यह टोटल क्या होंगे, एक पूरक कोण बनाएंगे। इसी आधार पर एक होता है संपूरक कोण, जिसको आप बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हो। और बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है कि जैसे इस तरीके से एक रेखा होगी ए और बी, ठीक है, और ये 0 अब इस प्रकार से होगा, तो इन दोनों का मान क्या होगा θ1 और इस तरीके से θ2, तो इसका मतलब है θ1 प्लस θ2 इन दोनों का जो योग होता वो 180 डिग्री होगा। इस तरीके से हमारे जो हैं, जो जितने भी कोण हैं, उन चीजों को हमने ध्यान से देखा कि संपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, ऋजु कोण क्या होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से चीजें हमारे सामने आती हैं, जहां पर हमने बेसिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को देखा और ये कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे, ठीक है। आगे कुछ चीजें और देखते हैं कि अगर ये किसी तिर्यक रेखा के रूप में हमें मिले, ठीक है, जैसे संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं। अब एकांतर में भी आंतरिक और बाह्य, ठीक है, इस प्रकार के कोणों को हम किस प्रकार से देखना चाहते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। कभी कभी क्या होगा प्यारे बच्चों, आप रेखाओं के बारे में एक चीज होगी, रेखाओं के बारे में एक चीज होगी क्या, एक होंगी लंबवत और एक होंगी समांतर। जो बेसिक्स हैं वो समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं पैरेलल। फिर आगे जाकर देखेंगे आप प्रतिच्छेदी, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग। फिर आगे आप जाके देखेंगे अप्रतिच्छेदी, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। फिर आगे जाकर और भी चीजों को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लंबवत हो गई, समांतर हो गई, इंटरसेक्टिंग होंगी और नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। चलिए, लंबवत क्या होती है कि जैसे दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाएं हैं, ठीक है, जैसे ये ए बी मान लो। अब इस पर बेसिकली क्या होता है, जैसे ओ सी बोल देते हैं, ठीक है,
OC बेसिकली क्या होता है, इस पर लंब है, तो हम बोल देंगे कि OC भुजा जो है वो लंब है किस पर, AB पर। यानी कि यहां बोल देंगे कि OC भुजा AB भुजा पर लंबवत है। इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इस बात को समझिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि जैसे पैरेलल, यानी कि दो रेखाएं हैं A और B और C और D। इसका मतलब क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि AB भुजा पैरेलल है CD के, यानी कि AB भुजा CD भुजा के समांतर है, यानी कि समांतर है। यानी कि AB जो आर्म है वो CD आर्म के पैरेलल है। इस बात को समझिए। प्रतिच्छेदी क्या होता है कि दो रेखाएं किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर दोनों को काटे। किसी एक बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे C और D। अब यहां से एक चीज आ जाती है, क्या, मैं यहीं पे बता देता हूं कि दो भुजाएं, मतलब दो भुजाएं ठीक है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। तो यह भुजा पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां पर देखिए कि ये जो एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल हो गए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस एंगल को बेसिकली क्या बोलते हैं, शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझिए। शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस बात को समझिए, जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां पर होगा। अप्रतिच्छेदी रेखाएं कि जिन रेखाओं को एक दूसरे को कहीं पे कट ही ना करें, एक दूसरे को काटे ही ना, ठीक, अप्रतिच्छेदी रेखाएं आपकी कहलाती हैं A, C और D। फिर इसके बाद आपका आ जाता है संरेखीय। संरेखीय यानी कि कोलिनियर। क्या होती है बेटा, कोलिनियर, यानी कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा इसी पर हो, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो, ठीक है, यानी कि CD। तो यानी क्या है, AB और CD दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे समझ लो कि आपके पिताजी लेटे हैं और छोटा बच्चा अपने पिताजी को ऊपर लेट गया। ठीक है, आप बेड पर लेगो तो बेड एक रेखा है, उस पर जाकर आप भी और लेट गए, तो इसका मतलब दोनों क्या बन गए, संरेखीय, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो क्या कहलाएंगी, संरेखीय। कुछ कोणों के बारे में हम समझते हैं, जो मैंने अभी बात कही कि अगर तिर्यक हो, मतलब दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन से कोण बनेंगे। कुछ चीज और देखेंगे कि जैसे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं यह दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर है, यह दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब यहां पर क्या है कि एक तीसरी रेखा जो है वो इसे कट कर देती है, ऐसे तिर्यक रेखा मान लेते हैं। अब तिर्यक रेखा का मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक एंगल बना A और ये एंगल बना B। बहुत ध्यान समझिए, ये एंगल A बना और ये एंगल B बन गया। ठीक है, अब यहां पर किन एंगलों को आप किस एंगल को आप संगत कोण बोलोगे, तो यहां पर एंगल A और एंगल B जो है, कोण A इस तरीके से लिखते हैं और कोण B, ये जो है दोनों संगत कोण होंगे, संगत कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कभी कभी आप समबाहु त्रिभुज देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज में आप क्या करते हैं, जैसे A, B और C, तो यहां पर 60 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री यहां पर भी होता है, 60 डिग्री यहां पर होता है। अगर मैं इसी रेखा के पैरेलल एक रेखा E और F कर दें तो यहां पर भी ये एंगल, क्योंकि संगत कोण बन जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, तो यहां पर एंगल A और एंगल B बराबर है, एंगल A और एंगल B बराबर है। चीज को ध्यान रखें। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं C और यहां पे लिख देता हूं D, तो यहां पर एंगल C बराबर होगा एंगल D का। अब मन में सवाल आ रहा होगा क्यों, क्योंकि सर ये कहलाते हैं एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल। अब एकांतर कोण की अगर बात करें यहां पर, तो अल्टरनेट एंगल है, लेकिन ये एकांतर कोण कौन से हैं, आंतरिक। कौन से हैं बेटा, आंतरिक एकांतर कोण।
अब इसी प्रकार से अगर ध्यान से समझो, अब जैसे ये कोण है ई और इस कोण को ले लो एफ, तो एंगल ई बराबर होगा एंगल एफ, क्योंकि ये भी एक एकांतर कोण है, ये भी एक एकांतर कोण है, लेकिन ये जो है वो बेसिकली बाह्य है, यानी कि ये इंटरनल है और ये बेटा एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मेरी बात ध्यान समझे। अब एक चीज और आती है कि यहां पर जो संगत कोण जो हैं, जैसे ये कोण है दोनों सी और बी, तो इनका जो योग होता है एंगल सी प्लस एंगल बी, इनका कोण हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री का होता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहां पर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल सी का जो मान है प्यारे बच्चों वो 180 डिग्री बनता है, मेरी बात ध्यान समझिए। जैसे अगर हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल हमें नहीं पता है कि ये एंगल कितना होगा, बहुत ध्यान समझिए, ये एंगल तो आपको पता है टोटल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, तो टोटल 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, इन सब का मान होगा 360 डिग्री। अब आपको अगर ये तीन मान पता है, इन तीनों मान को इधर ले जाओ, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, ये बेसिकली हमारे पास चीजें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने चीजों को समझा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम चीजों को बड़े आराम से समझते हैं। नेक्स्ट टाइम पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज की भूमिका देखेंगे, एक त्रिभुज के आधार पर हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कोण क्या होंगे, ठीक है। इसी के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि एसएससी जो है वो एडवांस मैथ बहुत पूछती है, और एडवांस मैथ में ये जो टॉपिक है ज्यामिति, ये बहुत आता है। चाहे तो आप अपने जो करीबी हैं जिन्होंने पेपर दिया हो उनसे पूछिएगा, और मुख्यतः एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये बेसिकली 9th में भी रहा होगा, 10th में भी रहा होगा। जिन बच्चों के पास 11th और 12th में मैथ रही है तो वो तो जानते ही होंगे कि यह थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप बहुत गौर से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, लाइक सब्सक्राइब तो एक अलग बात है, लेकिन मेन बात क्या है, घर बैठ के आप पढ़ाई करें, ठीक है। धन्यवाद।